Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Today we will do a study of 18th century literature, which is also known as Augustan age, Neo और Pseudo Classical age, the age of prose and reason. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें and do not forget to subscribe. Why it is called the Augustan age? Because the writers of this age admired Roman Augustans, deliberately drew parallel between the two ages and imitated their literary forms and subjects. तो ये 3 पॉइंट्स है जिसकी वजह से 18th सेंचुरी की जो टाइम पीरियड है उसको अगस्टन एज कहा जाता है. फर्स्ट, रोमन अगस्टन्स के जो भी राइटर्स हुआ करते थे उस टाइम पीरियड के, उसको इस टाइम पीरियड के जो ऑथर्स हैं 18th सेंचुरी के, वो उनकी तारीफ़ करते हैं, एडमायर करते हैं, प्रेज करते हैं. और साथ ही ये एक पैरालेल है दोनों एज के बीच में, वो ड्रीव करते हैं. एंड थर्ड थिंग इज दे अडॉप्ट द फॉर्म्स एंड सब्जेक्ट्स ऑफ द अगस्टन एज. It is also called Neo or Pseudo Classical. Follow the classical divided into first half age of Pope and second half age of Dr. Johnson. तो 18th सेंचुरी की जो टाइम पीरियड है इसको नियो और स्यूडो क्लासिकल भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि ये लोग क्लासिकल टाइम पीरियड को ये लोग फॉलो करते थे, उसको कॉपी करते थे, और चूँकि कॉपी करने में वो लोग परफेक्ट नहीं थे तो इस वजह से नियो या स्यूडो क्लासिकल नाम दे दिया गया. 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ को एज ऑफ पोप के नाम से भी जाना जाता है और सेकेंड हाफ को एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन के नाम से भी जाना जाता है. द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन. ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ प्रोज इट इज टर्म्ड बाय मैथ्यू अर्नोल्ड. दिस टाइम पीरियड इज आल्सो नोन एज द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन बिकॉज इस टाइम पीरियड में प्रोज का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा रहा है पोएट्री के कंपेरिजन में. और ये जो सेंटेंस है, टर्म है, फ्रेज है, इसको कॉइन किसने किया है? मैथ्यू अर्नोल्ड ने, जो कि वेल नोन क्रिटिक्स और पोएट हैं. लिटरेरी ट्रेंड्स ऑफ द एज. तो थोड़ा सा लिटरेरी ट्रेंड्स देख लेते हैं इस 18th सेंचुरी के. इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, तो 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ को एज ऑफ पोप के रूप में जाना जाता है. तो पोप के एज में देख लेते हैं क्या क्या लिटरेरी ट्रेंड्स हुआ करते थे. Dominance of prose and realism, the rise of the novel, emergence of the social essay, claim of having classical approach, pseudo-classicism, critical approach, literature of the town, lack of epic, dramatic and lyric poetry, the use of only 1 meter, the heroic couplet. तो इस टाइम पीरियड में प्रोज और रियलिज्म का डोमिनेंस था. साथ ही जो नावल है उसकी राइज होती है, 18th सेंचुरी से ही नावल राइटिंग स्टार्ट होती है. सोशल एसेस की एमरजेंस होती है, उत्पत्ति होती है, और क्लासिकल अप्रोच को क्लेम करते हैं. स्यूडो क्लासिज्म इसी वजह से फॉलो किया गया. क्रिटिकल अप्रोच इस यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस टाइम पीरियड में देखने को मिलता है. और साथ ही लिटरेचर ऑफ द टाउन. तो जो लिटरेचर ऑफ द टाउन यानी कि शहर के लिटरेचर को फॉलो किया गया इन द कंपेरिजन ऑफ रूरल साइड और कंट्री साइड. इस टाइम पीरियड में जो ड्रामेटिक और लिरिक पोएट्री मीन्स इपिक हुआ, ड्रामेटिक ड्रामा हुआ, लिरिक पोएट्री हुआ, ये सब देखने को कम मिलते हैं. और एक ही मीटर का यूज़ बहुत बड़े पैमाने पे किया गया, दैट इज़ हीरोइक कॉपलेट. इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, तो सेकेंड हाफ में जो 18th सेंचुरी का सेकेंड हाफ था उस टाइम पीरियड में लिटरेरी ट्रेंड्स क्या हुआ करते थे उसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं. जिसे एज ऑफ जॉनसन के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर जॉनसन, सैमुअल जॉनसन, ही इज़ नोन. द क्लासिकल ट्रेडिशन, द रोमांटिक स्पिरिट, अ रिटर्न टू नेचर, इंक्रीजिंग प्रेफरेंस फॉर सिंप्लिसिटी, रिवाइवल ऑफ कलरफुल मिडिल एजेस, एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ट्रांजिशन फ्रॉम स्यूडो क्लासिसिज्म टू रोमांटिसिज्म. तो जॉनसन के टाइम पीरियड में क्या था? क्लासिकल ट्रेडिशन को फॉलो किया गया, रोमांटिक स्पिरिट आई, क्योंकि आफ्टर जस्ट दिस पीरियड देयर इज द रोमांटिक पीरियड. तो रोमांटिक स्पिरिट की स्टार्ट तो होना ही था इस टाइम पीरियड में. और रिटर्न टू नेचर, नेचर की तरफ वापस जाना, ये सब रोमांटिक जो पीरियड है उसी के ट्रेड्स हैं. तो कहीं ना कहीं उसकी स्टार्ट सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में देखने को मिल जाता है. इंक्रीजिंग प्रेफरेंस फॉर सिंप्लिसिटी, लोग सिंप्लिसिटी को प्रेफर करने लग गए. मिडिल एज, जो कलरफुल मिडिल एज है उसका रिवाइवल होता है. इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे फोकस किया जाता है. ट्रांजिशन फ्रॉम स्यूडो क्लासिज्म टू रोमांटिसिज्म. और इसी टाइम पीरियड में जो राइटर्स हैं वो स्यूडो क्लासिसिज्म
की तरफ से किधर मूव करते हैं, किधर टर्न करते हैं, रोमांटिसिज्म की तरफ, और देन कम टू द रोमांटिक पीरियड। तो पहले तो 18th सेंचुरी के पीरियड को देख लेते हैं, देन रोमांटिक पीरियड देखा जाएगा। द वेल नोन पोएट ऑफ दिस पीरियड इज अलेक्जेंडर पोप, 1688 to 1744। तो सबसे जाने माने पोएट जो इस एज के हैं वो है अलेक्जेंडर पोप, क्योंकि जो 18th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ है इन्हीं के नाम पे तो है, एज ऑफ पोप। पोप वॉज फॉर अ जनरेशन द पोएट ऑफ अ ग्रेट नेशन। तो पोएट पोप जो थे वो ग्रेट नेशन के पोएट के रूप में जाने गए। देयर वर फ्यू लिरिक्स, लिटिल और नो लव पोएट्री, नो एपिक्स, नो ड्रामास और सॉन्ग्स ऑफ नेचर। तो इस टाइम पीरियड में कोई लिरिक्स नहीं रहे, ना के बराबर हैं, और जो लव पोएट्री थी वो भी बहुत कम, एपिक्स, ड्रामा ये सब कुछ नहीं था, सॉन्ग्स ऑफ नेचर कुछ भी नहीं था। इस टाइम पीरियड में ज़्यादा प्रोस और जो हीरोइक कॉपलेट वाले पोएट्री लिखे गए हैं जिसमें सेटायर स्पेशल थे। ही वॉज अनडिस्प्यूटेड मास्टर ऑफ सेटायरिक एंड डिडेक्टिक वर्स। तो पोप किस रूप में जाने जाते हैं? सेटायरिक और डिडेक्टिक वर्स के अनडिस्प्यूटेड मास्टर। ये क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ही वॉज डिफॉर्म्ड एंड सीकली डॉर्फिस इन सोल एंड बॉडी। एक्चुअली जो अलेक्जेंडर पोप थे उनकी जो फिजिकल पर्सनैलिटी थी वो बहुत ही स्मार्ट नहीं थे, वो शॉर्ट हाइटेड थे, बहुत ही सिकली टाइप के थे, डिफॉर्म थे। दिस जीलस पीविस वास्पिस लिटिल मैन बिकेम द मोस्ट फेमस पोइट ऑफ हिज एज। और थोड़ा सा इनकी अपने टाइम पीरियड के जो अदर राइटर्स वगैरह होते थे उनसे बनती भी नहीं थे, तो थोड़ा सा एंग्री टाइप के थे, एंग्री मैन लाइक। फिर भी ये बहुत ही पॉपुलर पोएट बन जाती है अपने एज के। पोप वॉज बॉर्न इन लंदन इन 1688, द ईयर ऑफ रिवोल्यूशन। पोप का जन्म लंदन में 1688 में होता है, उसी समय लंदन में रिवोल्यूशन हुआ रहता है। Being Catholics, his parents were removed from London and settled in Binfield near Windsor. इनके पेरेंट्स कैथोलिक फॉलोवर थे, इस वजह से उनको लंदन छोड़ना पड़ गया, उनको लंदन से हटा दिया गया, और वो लोग कहाँ जाके सेटल हो जाते? बिनफील्ड विंडसर के पास, वे द पोएट्स चाइल्डहुड वॉज पास, जहाँ पे उनका बचपन गुजरता है। He tells his only master is John Dryden, though much of his work seems to depend on Boileau, the French poet and critic. पोप अपने आप को क्या कहते हैं कि वो जॉन ड्राइडन के क्या है? फॉलोअर हैं, मीन्स जॉन ड्राइडन ही इनके मास्टर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके वर्क पर जो फ्रेंच पोएट और क्रिटिक बोइलू हैं उनका भी इफेक्ट पड़ता है। He died in 1744 and was buried at Twickenham, his religion preventing him from the honor to be buried in वेस्टमिंस्टर एबे। तो 1744 में इनकी डेथ हो जाती है, ट्विकेनहैम में इनको बरीड किया जाता है, और इनका जो रिलीजन था कैथोलिक, उसकी वजह से उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता है जो रिस्पेक्ट अदर पोएट्स को मिला है, और उस वजह से वेस्टमिंस्टर एबे में इन्हें प्लेस नहीं मिलती है बरी होने के लिए। वर्क्स ऑफ पोप, इट मे बी समराइज्ड इन 3 पीरियड्स। अलेक्जेंडर पोप के वर्क को 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट पीरियड लास्ट फ्रॉम 1704 टू 1713। तो कब से कब तक? 1704 से 1713 तक। द मोर इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ दिस पीरियड आर द पैस्टोरल्स, विंडसर फॉरेस्ट, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, द रेप ऑफ द लॉक, द टेम्पल ऑफ फेम, द मसीहा। तो इनके सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क जो रहे हैं इस टाइम पीरियड में, द पेस्टोरल्स रहे, विंडसर फॉरेस्ट, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, द रेप ऑफ द लॉक, द टेम्पल ऑफ फेम, द मसीहा, ये इनके इम्पॉर्टेंट वर्क हैं। द सेकेंड पीरियड फ्रॉम 1713 टू 1725। तो इनका जो सेकेंड पीरियड स्टार्ट होता है 1713 टू 1725 तक। द पीरियड ऑफ द ग्रेट होमर ट्रांसलेशंस, द ट्रांसलेशन ऑफ इलियड वॉज बिगेन इन 1717 एंड वॉज कम्प्लीटेड बाई 1720। इस टाइम पीरियड में इन्होंने ट्रांसलेशन का काम किया, जिसमें होमर के इलियड को किया है। 1717 में स्टार्ट हुआ था और 1720 में कंप्लीट हुआ था। वहीं इन्होंने ओडिसी का ट्रांसलेशन करना स्टार्ट किया 1725 में, और 1726 में कंप्लीट हुआ। किसकी हेल्प से? फेंटन एंड ब्रूम के हेल्प से। द 2 पोएम्स एलोशिया टू एबेलार्ड एंड द एलिजी टू द मेमोरी ऑफ एन अनफॉर्चुनेट लेडी, पोप्स चीफ अचीवमेंट इन इमोशनल पोएट्री।
तो ये पोप के इमोशनल पोइट्री में चीफ अचीवमेंट है। कौन कौन से, मतलब पोप ने इमोशनल पोइट्री भी लिखा है जिसमें दो हैं, एलोसिया टू एबेलार्ड करके और एलिजी टू द मेमोरी ऑफ एन अनफॉर्चुनेट लेडी। थर्ड पीरियड है 1725 टू 1740, तो इनका थर्ड पीरियड 1725 से 1740 तक चलता है और इस पीरियड को ट्यूकेनहेम और होरेसियन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। पोप रोट हिज मास्टरली सेटायर्स ऑन द हैक राइटर्स ऑफ ग्रव स्टेट। इसी टाइम पीरियड ने इन्होंने अपने जो मास्टरपीस हैं सेटायर के वो इन्होंने राइट किया है हैक राइटर्स जो थे ग्रव स्टेट के, उनके ऊपर। मास्टरपीसेस ऑफ दिस पीरियड आर द डंसिएंड। तो इस टाइम पीरियड के जो मास्टरपीस वर्क है इनका द डंसिएंड है, द एस्से ऑन मैन, मोरल एस्से, द लिमिटेशंस ऑफ हॉरेस, द एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बुथनॉट, टू डायलॉग्स। ये इनके मास्टरपीस है, मीन्स इनके इंपॉर्टेंट वर्क है थर्ड पीरियड के। लेट्स सी द फर्स्ट वर्क डिटेल में। तो इनका जो फर्स्ट वर्क के डिटेल में देखते हैं, एस्से ऑन क्रिटिसिज्म 1711 में आता है। इट इज़ नॉट मेयरली पोएम बट अ स्टोर हाउस ऑफ क्रिटिकल मैगजीम्स। एक्चुअली एस्से ऑन क्रिटिसिज्म जो है ये सिर्फ पोएम ही नहीं है इनका, बल्कि एक तरह से मैगजीन से भरा हुआ वर्क है जिसमें बहुत अलग अलग तरीके के आपको सेंटेंस देखने को मिलेंगे जो कि मैगजीन्स वाले होंगे। जस्ट लाइक फॉर फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, मतलब मूर्ख लोग वहीं जाते हैं भागकर जहाँ पे जो बुद्धिमान लोग हैं, एंजल लोग हैं, जाने से डरते हैं। टू आर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन, अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। तो ये सारे इंपॉर्टेंट लाइन्स एक एस्से ऑन क्रिटिसिज्म में। नेक्स्ट वन इज द रेप ऑफ द लॉक, अ मास्टरपीस ऑफ इट्स काइंड, मॉक हीरोइक एपिक। तो अब रेप ऑफ द लॉक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। ये वो वर्क है जिसकी वजह से पोप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे, फेमस हो गए थे अपनी टाइम पीरियड में। और ये मॉक हीरोइक एपिक है। मॉक हीरोइक एपिक क्या होता है, जो हीरोइक एपिक के जस्ट ऑपोजिट होता है। मीन्स जहाँ हीरोइक एपिक में बहुत ग्रैंड विषय वस्तु होती हैं, जो थीम होती है, सब्जेक्ट मैटर होता है, वो ग्रैंड होता है, महान होता है। उसी के अपोजिट रेप ऑफ द लॉक जो कि मॉक हीरोइक एपिक है, इसमें जो थीम होते हैं वो बिल्कुल ट्रिवियल होते हैं। इट इज़ मॉडल आफ्टर फ्रेंच सेटायर बॉलियस ली लुट्रिन रीडिंग डेस्क एंड इटालियन सेटायर ला सेकिया रैपिटा स्टोलन बकेट। तो ये जो वर्क है इनका, ये किस वर्क पे बेस्ट है, फ्रेंच सेटायर और इटालियन सेटायर पे बेस्ट है। फ्रेंच सेटायरिकल जो वर्क है बॉलियस का ले लुट्रिन है, जिसका मतलब होता है रीडिंग डेस्क, इस पर बेस्ट है। और इटालियन सेटायर जो थे ला सेकिया रेपिटा करके, इनके जो वर्क है इस पर डिपेंड है। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द रेप ऑफ द लॉक केम विथ 2 कैंटोस इन 1712 एनानिमसली। तो जो रेप ऑफ द लॉक है वो फर्स्ट टाइम पब्लिश होता है 1712 में, एनानिमसली पब्लिश होता है और उस टाइम में सिर्फ 2 कैंटोस आते हैं। 1714 में 3 और कैंटोस के साथ टोटल 5 कैंटोस के फॉर्म में ये पब्लिश होता है, मतलब 3 कैंटो और जुड़ जाते हैं और 1714 में पब्लिश होता है। देन इसका फाइनल वॉल्यूम आता है 1717 में, जिसमें कैलेरिशा नाम का एक न्यू कैरेक्टर ऐड करते हैं अलेक्जेंडर पोप, और ऐसा कहा जाता है कि कैलेरिशा जो है पोप की माउथ पीस थी। इट्स थीम इज ट्रिवल एट द कोर्ट ऑफ द क्वीन एंड वन लॉर्ड पीटर स्निप्ड a lock of hair from the abundant curls of a pretty maid of honor named Arabella Farmer, who is Belinda in this work. तो इसका जो थीम है वो ट्रिवल है, ऑलरेडी बता चुके हैं। मॉक हीरोइक एपिक के जो थीम होते हैं वो ट्रिवल होते हैं, इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, वेरी लेस इम्पॉर्टेंट होते हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट होते ही नहीं है, फालतू की थीम होते हैं, इधर उधर की थीम, और उसी पे इन्होंने बहुत अच्छे से अपने वर्क को प्रेजेंट किया है। क्वीन एन के कोर्ट में एक लॉर्ड पीटर हुआ करते थे, और वो क्या करते हैं कि जो मेड ऑफ ऑनर एराबेला फॉर्मर होते हैं उनके जो हेयर है उसके लॉक को कट कर लेते हैं, और एराबेला फॉर्मर को ही बेलिंडा के नाम से इस वर्क में प्रेजेंट किया गया है। तो वहीं से जो प्रॉब्लम होती है पीटर और एराबेला की जो फैमिली, उनके बीच में झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। तो इतनी सी छोटी सी बात को लेकर दो फैमिली आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ा करने लगती है। तो इसी को लेकर पोप को किसी ने सजेस्ट किया था कि भाई आप कुछ लिखो इस पर, तो अलेक्जेंडर पोप ने द रेप ऑफ द लॉक लिख दिया। तो इसमें क्या क्या याद करना है,
क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस पर ये बेस्ड है, तो फ्रेंच सटायर और इटालियन सटायर पर बेस्ड है। इसके 3 बार पब्लिकेशन हुआ है। फर्स्ट 2 कैंटोस के साथ 1712 में, 1714 में 5 कैंटोस के साथ और 1717 में क्लैरिशा नाम के कैरेक्टर के साथ। Pope's translations. The fame of Pope's Iliad was due to his interpretation of Homer in elegant, artificial language of his own age. एक्चुअली पोप ने ट्रांसलेशन का भी काम किया, जिसमें होमर के इलियड को ट्रांसलेट किया है, और इन्होंने क्या कर दिया, उसमें आर्टिफिशियल लैंग्वेज यूज़ किया अपने एज का। होमरिक कैरेक्टर्स लूज दियर स्ट्रेंथ एंड बिकम फैशनेबल मैन ऑफ द कोर्ट। और जो होमरिक कैरेक्टर्स थे वो क्या बन गए हैं पोप के ट्रांसलेशन में, वो फैशनेबल पर्सन हो गए कोर्ट के। पोप ट्रांसलेटेड द एंटायर इलियड एंड हाफ ऑफ द ओडिसी। इन्होंने पूरी इलियड को ट्रांसलेट किया है और ओडिसी को कंप्लीट नहीं किया है, हाफ किया है, वो भी 2 लोगों की हेल्प से, जिसके बारे में इसके पहले ही जिक्र किया जा चुका है। एस्से ऑन मैन 1733 to 34। इट वॉज डेडिकेटेड टू हेनरी सेंट जॉन, द फर्स्ट विस्काउंट ऑफ बोलिंगब्रोक। दस द ओपनिंग लाइन्स अवेक सेंट जॉन। ट्रांसलेशन के बाद इनका जो एस्से ऑन मैन वर्क है वो 1733 से 34 में पब्लिश होता है, और ये किसको डेडिकेटेड है, हेनरी सेंट जॉन को, जो कि फर्स्ट विस्काउंट है कहाँ के, बोलिंगब्रोक के। और इस वर्क की जो ओपनिंग लाइन है वो है अवेक सेंट जॉन, ऐसे करके है। द पर्पज ऑफ द एस्से इज इन पोप्स वर्ड्स टू विंडिकेट द वेज ऑफ गॉड टू मैन। एक्चुअली पोप्स ने अपने शब्दों में इस एस्से का उद्देश्य बताया, और क्या कहा है, उद्देश्य उनके अकॉर्डिंग क्या है, टू विंडिकेट द वेज ऑफ गॉड टू मैन। द विंडिकेशन इज परफेक्टली अकम्प्लिश्ड इन 4 एपिस्टल्स। और ये जो विंडिकेशन है वो 4 एपिस्टल में 4 लेटर्स में पूरा होता है। फर्स्ट, कंसर्निंग मैन्स रिलेशंस टू द यूनिवर्स, फर्स्ट एपिस्टल या लेटर। सेकेंड, टू हिमसेल्फ। थर्ड, टू सोसाइटी। एंड फोर्थ, टू हैप्पीनेस। तो दिस इज पोप्स ट्रांसलेशन एंड एस्से ऑन मैन। कुछ इंपॉर्टेंट वर्क को ही डिटेल में स्टडी किया जा रहा है, सारे वर्क्स को डिटेल में नहीं स्टडी किया जा रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है ये, दैट इज व्हाई इट्स नीड डिटेल स्टडी। नेक्स्ट वन इज द डंसिएट, विच मीन्स इलियड ऑफ द डांसेस, अ मॉक हीरोइक नरेटिव पोएम पब्लिश्ड इन 3 डिफरेंट वर्जन्स फ्रॉम 1728 to 1743। जो डंसिएड है ये भी मॉक हीरोइक नरेटिव पोएम है। एक्चुअली इनके मैक्सिमम वर्क जो है मॉक हीरोइक टाइप के ही वर्क है, और इसको इन्होंने पब्लिश किया है 3 वर्जन में 1728 से 1743 तक। द पोएम सेलिब्रेट्स द गॉडेस डलनेस एंड द प्रोग्रेस ऑफ हर चूजिंग एजेंट्स एज दे ब्रिंग डीके, इम्बेसिलिटी एंड द टेस्टलेसनेस टू द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। एक्चुअली इसमें इन्होंने क्या किया है, अपने टाइम पीरियड के जो लिटरेरी मैन थे उनको उन्होंने उनके ऊपर उन्होंने सटायर किया है, या तो वो लोग जिन्होंने इनको क्रिटिसाइज़ किया है, या फिर वो लोग जो इनकी जीनियस को पहचान नहीं पाए, तो उन्हीं के ऊपर इन्होंने क्रिटिसिज्म प्रेजेंट किया, सटायर प्रेजेंट किया है। और क्या कहा है कि गॉडेस डलनेस जो है इस पोएम में कैरेक्टर प्रेजेंट करते हैं, और कहते हैं कि इनके चूजेन एजेंट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन को क्या कर रहे हैं, टेस्टलेस कर रहे हैं, उनको मतलब नष्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो गॉडेस डलनेस से उनके जो चूजन एजेंट्स है वो किसी लायक नहीं है, दे आर नॉट ऑफ एनी वर्क, तो वो किसी काम के नहीं है, वो किसी लायक नहीं है। इस वजह से क्या हो रहा है, ब्रिटेन क्या हो रहा है, वो बर्बाद हो रहा है। तो इस तरह से उन्होंने अपने टाइम पीरियड के जो लिटरेरी मैन है उन पर क्रिटिसाइज़ किया है कि भाई आपके जो वर्क है वो किसी काम के नहीं है, आप झूठे हवा में उड़ रहे हो। Epistle to Dr. Arbuthnot, composed in 1734 and published in 1735। इनका नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बुथनॉट है, 1734 में कंपोज किए थे और 35 में इसको पब्लिश कराया। इट इज़ सटायर इन पोएट्री फॉर्म एंड एड्रेस टू हिज फ्रेंड जॉन अर्बुथनॉट अ फिजिशियन। एक्चुअली ये भी सटायरिकल वर्क है इनका, और इन्होंने अपने फ्रेंड जॉन अर्बुथनॉट को एड्रेस किया है। इसमें इन्होंने लॉर्ड हार्वे को सटायर किया है, मतलब अलेक्जेंडर पोप इतने महान थे कि वो किसी को नहीं छोड़ते थे, चाहे वो कितना ही बड़ा इंसान क्यों ना हो, लॉर्ड हार्वे तक को इन्होंने सटायर कर दिया। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ वीडियोज़। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।
Thanks for watching.